Okay, let's start. Problem 17-5, Equity Securities Entries and Disclosures. Panamac Company has the following securities in its investment portfolio on December 31st, 2014. All securities were purchased in 2014. Number 1, 3,000 shares of Anderson Company common stock which cost 58,500. 2, 10,000 shares of Munter Limited common stock which cost 580,000. And 3, 6,000 shares of King Company preferred stock which cost $255,000. The fair value adjustment account shows a credit of $10,100 at the end of 2014. अब आप देखें कि जो हमने लास्ट जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो वहाँ पर हमें टेबल सी एक बनी हुई होती थी जिसमें कास्ट और फेयर वैल्यूज लिखी होती थी और हमारे पास उनका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का बैलेंस शो हो रहा होता था किसी एक स्पेसिफिक डेट पे। तो यहाँ पर दिसंबर 31st को वो एक हमारे पास बैलेंस उन्होंने बता दिया कि क्रेडिट बैलेंस है फेयर वैल्यू का। तो आप थोड़ा सा रिमाइंड अपने पास करें, रिकॉल करें इसको, आपको रिमाइंड करा दूं कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कब होता है। तो डेबिट में क्या होगा, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन एंड लॉस। अगर आप एंट्री बनाए माइंड में तो अनरियलाइज्ड होल्डिंग एंड गेन एंड लॉस डेबिट एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। मींस कि हमें दिसंबर 31st 2014 में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। In 2015, Panamic completed the following securities transaction. On January 15, sold 3,000 shares of Anderson common stock at 22 per share, less fees of 2,150. Brokerage fee है जो उसने पे की while selling. Second, on April 17, purchased 1,000 shares of Castle common stock at $33.50 per share plus fee of $1980. On December 31st, 2015, the market prices per share of these securities were Munter, King and Castle. Individual level पर उन्होंने market prices provide कर दिए आपको. In addition, the accounting supervisors of Panavek told you that even though all these securities have readily determinable fair values, Pernavik will not actively trade these securities because the top management intends to hold them for more than 1 year. यानी ये हमें बता दिया गया है इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट कि वो ट्रेडिंग पे नहीं लेना चाहते, ट्रेड जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग सिक्योरिटी है उस पर नहीं लेना चाहते बल्कि अवेलेबल फॉर सेल यानी एएफएस रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको मैनेजमेंट की इंटेंशन बता दी क्योंकि उन्होंने कहा है कि विल नॉट एक्टिवली ट्रेड। इंस्ट्रक्शंस नंबर 1, प्रिपेयर द एंट्री फॉर द सिक्योरिटी सेल ऑन जनवरी 15, 2015। तो हमारे पास सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है जो हमने सेल की करनी है, जो हमने शेयर्स बेची। रिक्वायरमेंट ए, ठीक है, तो हम सेल के हवाले से जाते हैं। जनवरी 15 को 3,000 शेयर्स बेचे गए एंडरसन कॉमन स्टॉक के, कितने अमाउंट पे, $22 पर शेयर, और फी भी उन्होंने ये चार्ज की है। ठीक है, तो इनकी कास्ट प्राइस क्या थी एंडरसन की, तो हम यहाँ ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं टेबल में। तो ये देखिए आपके पास इसकी कास्ट शो हो जाएगी, 3,000 शेयर्स ऑफ एंडरसन कॉमन स्टॉक विच कास्ट 58,500, ये उनकी है कास्ट प्राइस। ठीक है, तो हम इसको पहले वर्कआउट कर लेते हैं। वर्किंग 1, sale price of 3,000 shares of Anderson Company। ठीक है, तो उन्होंने कितने में बेचे जी, 3,000 इंटू $22, ये हमें यहाँ पर उन्होंने बता भी दिया है। ठीक है, और फी कितना चार्ज हुई, 2150। कैलकुलेशन कर लेते हैं जिनकी सबसे पहले, 3,000 इंटू 22, 66,000 डॉलर्स लेस फी 2150 जो ब्रोकरेज फी है। तो नेट प्रोसीड्स हमारे पास क्या हुई,
2150 माइनस कर देते हैं 63850, ये हमारे पास नेट प्रोसीड है। इसको कंपेयर करते हैं जी कास्ट प्राइस से कि हमारे पास इन सिक्योरिटीज की जो कास्ट है वो कितना है। कास्ट ऑफ 3000 शेयर्स उन्होंने हमें बता दिए 58,500। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कास्ट गेन आप देख लें 58,500 हाईलाइट जो गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5350। ठीक है जी। अब इस गेन को हम कौन सा गेन कहते हैं, रियलाइज्ड गेन कहते हैं। रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड कौन सा होता है, जो जस्ट कंपेयर करते हैं हम कास्ट को फेयर वैल्यू से। अब हम यहाँ पे उसकी एंट्री कर लेते हैं, अकाउंट फॉर कर लेते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जनवरी 15 जनवरी 15 2015 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद अमाउंट 63850 और इक्विटी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एएफएस क्रेडिट जो इसकी कास्ट प्राइस थी, और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज 5350। इन दिस वे ये हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि सेल की एंट्री बनाए तो वो हमने सॉल्व कर ली, राइट जी। उसके बाद रिक्वायरमेंट भी प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सिक्योरिटीज परचेज ऑन अप्रैल 17 2015। अप्रैल 17 2015 परचेज की ट्रांजैक्शन करना है जी हमने, तो परचेज में डाटा को पढ़ते हैं। तो ये है जी हमारे पास जो परचेज का डाटा। On April 17, purchased 1,000 shares of Castle's common stock at 33.5 per share plus fees 1980। 1000 शेयर्स आपने परचेज किए 33.50 पे और फी अलग से चार्ज हुई 1980। इसकी अब एंट्री कर लेते हैं, इसकी वर्किंग अलग से नहीं करते, यहीं पे ही कर लेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट एएफएस और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे नीचे स्पेस ज़्यादा छोड़ देते हैं ताकि हम यहाँ वर्किंग कर सकें। 1000 शेयर्स हैं इंटू $33.50 पर शेयर प्लस फी 1980। ठीक है जी। किस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जी, सी कंपनी यानी कैसल कंपनी के शेयर्स। 1000 into 33.50 and plus 1980 जी। टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी जो हमें कास्ट पड़ी 35,480 35,480। तो इस तरीके से हमने ये परचेज की भी एंट्री बना ली। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या थी, सेल की थी। सेकेंड एंट्री हमारे पास परचेज की थी। ठीक है, अच्छा जी। ये रिक्वायरमेंट बी सॉल्व हो गई। रिक्वायरमेंट सी जो है हमारे पास, वो हमसे क्या पूछा गया जी, कंप्यूट द अनरियलाइज्ड gains or losses and prepare the adjusting entry for Panavic on December 31st 2015।
एडजस्टिंग एंट्री बनाना है जी हमने, तो उसके लिए ये दिसंबर 31, 2015 एंट्री की स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे उसका वर्कआउट कर लेते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल at the end of the year 2015. सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सिक्योरिटीज, their cost, their fair values and unrealized holding gain or loss. अब हमारे पास सिक्योरिटीज जो है कौन कौन सी, स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर थे 3000 शेयर्स ऑफ एंडरसन कॉमन स्टॉक, लेकिन ये हमने सेल आउट कर दिया। उसके बाद है 10,000 शेयर्स ऑफ एम या मेंटल लिमिटेड लिख लेते हैं, और इनकी कास्ट है 5,80,000। एम कंपनी, इसके 10,000 शेयर्स हैं और इसकी कास्ट जो हमें बताई हुई है 580,000। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सी कंपनी के शेयर हैं? थर्ड पे किंग कंपनी के 6,000 शेयर्स हैं जिनकी कास्ट 255,000 है। किंग कंपनी 6,000 शेयर्स हैं और कास्ट है जी 255,000। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो पहले जो पैराग्राफ है इसमें 3 सिक्योरिटीज थी, जिसमें से हमने 2 का लिख लिया, लेकिन एक क्योंकि अब सेल आउट हो चुकी है तो उसको इग्नोर किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो नई सिक्योरिटी परचेज की उसके 1,000 शेयर हैं कैसल कंपनी के, कैसल कॉमन स्टॉक, कैसल कंपनी की। सी कंपनी 1,000 शेयर्स। अब इसकी कास्ट हमने अभी यहाँ पे एंट्री भी की है 35,480, 35 एंड 480। तो ये हमारे पास उनकी क्या हो जाएगी टोटल कास्ट। अच्छा, तो उसके बाद इनकी फेयर वैल्यूज हमें बताई हुई हैं, तो वो हम देखते हैं कि फेयर वैल्यूज में उन्होंने हमें क्या बताया। On December 31st, 2015, the market prices per share, देखिए market prices per share of these securities, Mentor Company 61, King Company 40 and Castle 29, यानी 61, 40 एंड 29 इनके इंडिविजुअल पर शेयर प्राइसेस हैं। तो 10,000 जो शेयर हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 61 से, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 610,000। ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू होगी इसकी 610,000, क्योंकि इसके जो पर शेयर मार्केट वैल्यू है वो 61 पे आई हुई है। उसके बाद जो किंग कंपनी है इसके प्राइस जो शेयर प्राइस है वो 40 पे आ गई है, तो इसके शेयर्स हमारे पास कितना है 6,000, 6,000 इंटू 40, 240,000। ये इसकी क्या है फेयर वैल्यू है। और सी कंपनी के जो है फेयर वैल्यू $29 है, तो ये 29 इंटू 1,000, ये हमारे पास हो जाएंगे 29,000। इन दिस वे ये हमारे पास आ गई फेयर वैल्यू। इनको सम अप कर लेते हैं, 610,000 प्लस 240,000 प्लस 29,000, ये बन गया जी 879,000 फेयर वैल्यूज, जबकि इनकी कास्ट का टोटल हमारे पास क्या बन रहा है 580,000 प्लस 255,000 प्लस 35,480, it becomes 870 and 480। ये हमारे पास कास्ट का टोटल है। अब इंडिविजुअल लेवल पे हम अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें जो फेयर वैल्यू है वो 610,000 है, जबकि जो कास्ट है 580,000 है, तो हमें यहाँ पर गेन हो रहा है कितना अमाउंट का 30,000 का।
गेन हो गया। दूसरी सिक्योरिटीज में फेयर वैल्यू हमारे पास कम है और कास्ट ज़्यादा है, तो यहाँ लॉस हो रहा है विद अमाउंट 15,000 अगर आप इनको कंपेयर करें। उसके बाद दूसरी सिक्योरिटी जो सी कंपनी की है, वहाँ पे भी हमें लॉस हो रहा है 29,000 माइनस कर तो 6480 यहाँ पे भी लॉस हो गया। तो ओवरऑल अब हमारे पास क्या पोजीशन है जी इसकी, तो ये हम देख लेते हैं। 30,000 गेन है, उसमें से 21,480 लॉस माइनस कर लें तो हमारे पास गेन आ रहा है ओवरऑल 8,520। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रीवियस जो बैलेंस है वो हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि क्रेडिट बैलेंस है। इसको मैं आपको यहाँ पे रिकॉल भी करवा देता हूँ। यहाँ देखिए, द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट account shows a credit of 10,100 at the end of 2014। 10,000 एट 100 का हमारे पास पहले से क्रेडिट बैलेंस मौजूद है। 10,100 सिक्योरिटी एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? लॉस को। किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? लॉस को, यानी पहले हमें लॉस हुआ है। अब हम इसको कितना अमाउंट को अकाउंट फॉर करें और सिक्योरिटीज के अकाउंट को किस चीज से डेबिट या क्रेडिट करें? सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, नाउ डेबिट हो या क्रेडिट हो, तो इसका एक तरीका तो हमने यही पढ़ा था, एक ये जीरो है, पहले हम लास्ट में थे 10,100, अब हम गेन में है 8,520, तो हमने क्या किया? रिकवर द लॉस एंड फर्दर एनहेंस्ड आवर गेन। देखिए, यानी हमने ये अमाउंट भी कवर कर ली और फर्दर ये भी कमा ली। तो टोटल हमारे पास इनको क्या करना है? अब प्लस करना है कि टोटल गेन हमारा कितना हुआ? 10,100 एंड 8,520, 18,620। ठीक है, तो ये हमारा गेन है। और दूसरा अकाउंट फॉर्म में जब हम इसको करते हैं, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 10,100। अब हमारे पास गेन आ रहा है, यानी कैरेट डाउन बैलेंस जो होना चाहिए गेन का 8,520। तो गेन हमारे पास क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है 8,520। तो डेबिट साइड पे हमें कितना अमाउंट की एंट्री करना चाहिए ताकि हमारा ये जो अकाउंट है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ये लेवल हो जाए? वही 18,620 की अगर डेबिट साइड पे एंट्री करें तो हमारा ये अकाउंट क्या हो जाएगा? अकाउंट बैलेंस लेवल हो जाएगा 18,620। 18,620 से हम इसको डेबिट करेंगे तो ये हमारा लेवल हो जाएगा। अब हम देखो डेबिट करते हैं तो इस चीज़ को हम दोबारा देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ के अकाउंट को डेबिट करेंगे तो तब भी हमारे पास हमारा जो बैलेंस हमें अब चाहिए 8,520 वो हमें मिलेगा। सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, एएफएस सिक्योरिटीज के हवाले से डेबिट हुआ 18,620 और अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस इक्विटी, क्योंकि एएफएस सिक्योरिटी है तो हम इक्विटी लिखते हैं 18,620। तो इन दिस वे ये हमने वर्कआउट किया और उसके बाद इसको अकाउंट फॉर कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी एंट्रीज बन गई। उसके बाद रिक्वायरमेंट डी, हाउ शुड द अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस बी रिपोर्टेड ऑन कॉन्वेक्स बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ये हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉसेस को जस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट एक नोट देंगे, अनरियलाइज्ड
holding gain will be reported in balance sheet as separate component of stockholders' equity with the name of accumulated other comprehensive income। तो ये हम पहले अपने क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। accumulated other comprehensive income, राइट। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं।